हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, डायरेक्टली डिफेंस के सेक्टर में काम नहीं करती, अप्लाइंसेस नहीं बनाती है, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करती है, जो कि डिफेंस के अंदर में जो सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं, जो डिवाइसेस काम आते हैं, उनको साथ में एआई की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से उनकी हेल्प करती है, डिफेंस फोर्सेस की मदद करती है। उसके आगे समझते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर कंपनी का आईपीओ है, यहाँ पर खुलने वाला है। सबसे पहले आईपीओ की अगर बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं, उसके बाद में इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे। तो 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 226 का कट ऑफ प्राइस है, 99 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है। और कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है टोटल 376 करोड़ की भी लगा रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं यहाँ पर, उनके पास में 56% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में लगभग 40% रह जाने वाली है। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अगेन कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर लूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, अच्छा खासा और लूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं किस तरीके से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं कि क्यों ये इतना स्टेक लूज़ करना नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर कि अब कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, उसकी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बेस बनाती है। तो जैसे यहाँ पर कुछ बातें जैसे वर्चुअल सप्लाई चेन, जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है अपने ही यहाँ पर, जो डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, क्योंकि डिफेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, फ्लाइट मोड जैसे एरोप्लेन के जो अपने पास एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर में जो डेटा है, डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और कौन सा सही सिचुएशन में, किस सिचुएशन के अंदर में क्या रीडिंग करना, मैपिंग की रीडिंग करना एंड ऑल दैट रियल टाइम के अंदर में। तो वो सॉफ्टवेयर्स कंपनी प्रोवाइड करती है कि वो उस डिवाइसेस के साथ में इंटीग्रेट हो करके वो जो डेटा है, रीडिंग है, वो अच्छे से रियल टाइम में बताती है। दूसरा, कंपनी यहाँ पर जो ऑलरेडी यूज्ड डिवाइसेस हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में यूज़ होते हैं, उनके साथ में ही इंटीग्रेट कर देती है अपने सॉफ्टवेयर्स को, जिससे कि साथ में ही उनके साथ में मतलब एक चिप वगैरह कुछ डाल देती है, कंपनी बना के चिप दे देती है, जो कि उन्हीं जो डिवाइसेज ऑलरेडी यूज्ड हैं, कस्टम मेड की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यूज। तो उन्हीं के अंदर में वो चिप का यूज़ होके वो जो ऑलरेडी जो डिवाइसेस चल रहे हैं वो ही उनके साथ में इंटीग्रेट होके उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है, उनको थोड़ा सा ऑटोमोटिव कर देती है, और एआई की मदद से थोड़ा सा यू नो यूज़र फ्रेंडली कर देती है। अब ये जो एआई वाला जो सेक्टर है, जो आईटी का जो सेक्टर, ये जो पूरी बातें हम कर रहे हैं, ये आईटी सेक्टर के डिपार्टमेंट की बातें हैं। तो इसका मुझे कुछ खास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर कोई आईटी फील्ड का अगर कोई बंदा है तो वो हमारी हेल्प कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर में, अगर अपने को, क्योंकि इससे सबकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। साथ में अगर वर्चुअल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है कि कम जो डिवाइसेस होते हैं उनको कहीं और से अगर मैनेज करना है, तो वो मैनेजमेंट भी हो जाता है। साथ में कंपनी एआई और मशीन लर्निंग की मदद से और प्रोडक्ट्स जो हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं इंजीनियरिंग भी कर सकती है, बना भी सकती है, उनको टेस्ट भी करती है, और नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस भी सेक्टर में या फिर पर्टिकुलरली किस अप्लायंस के लिए चाहिए, तो वो काम भी कंपनी करती है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सिस्टम्स की हेल्प मतलब मदद करती है जिसके अंदर में। और इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। मान के चलिए कि कोई बंदा है जो ऊपर ड्रोन से सर्विलेंस कर रहा है किसी एरिया का, तो वहाँ पर अगर ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है जो कि डिटेक्ट कर सकता है कैमरे की मदद से कि हाँ पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, तो जब वहाँ पर सोल्जर की बहुत अच्छी खासी मदद हो जाती है। कई ड्रोन चल रहा है, उसको एक डिटेक्ट दे दिया कि ये फेस को डिटेक्ट करना है, तो वो पर्टिकुलरली उस ड्रोन में ऑलरेडी फिटेड है, तो वो सॉफ्टवेयर ये सारे काम करते हैं, राइट। साथ में ही अगर वहाँ पे सर्वर लगा हुआ है डिफेंस एरिया के ऊपर में कि यहाँ से कोई भी ड्रोन जो आसपास में उड़ता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, पंछी को अलग कर दे, बाकी जो अगर आर्टिफिशियल कोई डिवाइस अगर उड़ रहा है तो उसकी पहले ही डिटेक्ट कर दे। तो वो ये भी सीधा पूरा एआई का ही यूज़ है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का ही यूज़ खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि कैमरा तो अपना काम कर रहा है बट एआई अपना काम भी कर रहा है अंदर ही अंदर। तो ये बहुत सारा इसमें यूसेज हो सकता है, राइट। इसके आगे बात करते हैं और भी थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कंपनी इन जो पैसे उठा रही है 99 करोड़ के आसपास में, तो ये क्या करने वाले हैं इन पैसों का। तो बेसिकली कंपनी बोली कि हम थोड़ा सा और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको खरीदने वाले हैं। हमारा एक्सपीरियंस सेंटर होने वाला है दुबई के अंदर में भी, और यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर में भी थोड़ा बहुत कंपनी जो है अपना प्रीवाइसेस वगैरह इंडिया के अंदर में खोल रही है। तो वहाँ पर फिट आउट्स लगाने हैं इनको, यहाँ पर कंपनी को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है, जो भी कंपनी किराए पे जो लेने वाली है प्रीमाइसेस उनके लिए। तो पूरा का पूरा कंपनी ऑफिस वगैरह और एक्सपीरियंस सेंटर दुबई के अंदर में खोल रही है, उसके ऊपर में पैसा खर्च करना चाहती है।
अब यहाँ पे इस कंपनी का जो मेनली जो पैसा है 46 करोड़ वो वर्किंग कैपिटल की तरफ में जा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी पे उधारी बहुत ज़्यादा है जिसको कंपनी इस साल उतारना चाहती है, राइट। तो ये बेसिक रीजंस जिसकी वजह से कंपनी पैसा उठा रही है, जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं। आज के दिन कंपनी के अंदर में जो मेन पीवीआर जो सिनेमा हॉल वाले हैं वो भी इस कंपनी के अंदर में आज के दिन शेयर होल्डर्स हैं। पीवीआर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड 29% की हिस्सेदारी उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी C2C इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड भी इसका प्रमोटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सुब्रमण्य श्रीनिवास नरेंद्र लंका, इनका 4% के आसपास में स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में आज के दिन कुछ खास केसेस वगैरह नहीं हैं। ग्रुप कंपनीज के ऊपर में ज़रूर यहाँ पर 2 केसेस हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं, बट कंपनी के ऊपर में कोई खास केसेस नहीं है। अभी कंपनी की शुरुआत कैसे 2018 में कंपनी को शुरू किया गया था C2C DB सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बाद में इनको एक नया ऑर्डर मिला मलेशिया से, मरीन क्रेस्ट टेक्नोलॉजीज SDN BHD मलेशिया। फिर उसके बाद में 2019 के अंदर में इन्होंने एक्सपीरियंस सेंटर बेंगलुरु में खोला। 2022 के अंदर में इनको एक ऑर्डर और मिला OSI मैरीटाइम सिस्टम कनाडा से, और बाद में इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया। तो आज के दिन कुछ ज़्यादा खास इनके पास में वो उतना नाम नहीं है, उतने ऑर्डर्स उतने नहीं हैं, ठीक ठाक नॉर्मल चल रही है। इनके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या होता है उसकी आगे बात करते हैं। C4I सिस्टम्स हैं, एंटी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, एयर डिफेंस सब सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म सिस्टम और इंटीग्रेटेड वेसल मैनेजमेंट सिस्टम। इनके नाम में ही थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, अपने को समझ में आ पा रहा होगा। एंटी ड्रोन हो गया, एयर डिफेंस हो गया, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वेसल मैनेजमेंट जो कि समुद्र के अंदर में काम आते हैं, और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर कहीं लड़ाई युद्ध चल रहा है तो किस तरीके से सोल्जर्स को रियल टाइम में उनके कैमरा के थ्रू से मदद की जा सकती है, सैटेलाइट की मदद से मदद की जा सकती है। ये पूरा काम सॉफ्टवेयर्स ही करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा उठाना, फिर जो कमांड सेंटर है वहाँ पर भेजना, फिर कमांड सेंटर से जो भी हमारे पास में रिव्यू आते हैं वो डायरेक्ट सोल्जर को वापस देना। सो सोल्जर कोई बोलता है कि हमें तो यहाँ पे मिसाइल अटैक चाहिए या फिर कुछ और अटैक चाहिए, फ्लाइट का मतलब एयर स्ट्राइक चाहिए, तो वो पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे एक ही सिस्टम पे सब एक साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ में जुड़ के, तो वो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। तो ये कंपनी सब प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इन चीज़ों के अंदर मदद से काम करती है आज के दिन। इनके बारे में इतना डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये IT वाले जो सेक्टर वाले जो कंपनी जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा आपको अच्छे से ज़्यादा बता पाएंगे। ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं जो कि अपने हिसाब से AI के बेस्ड रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स अपने हिसाब से काम करते हैं, राइट। उनको AI के साथ जोड़ दो तो वो थोड़ा दिमाग खुद का लगा लेते हैं, AI के साथ नहीं जोड़ो तो जो उनको दे रखा है दिमाग उसके बेसिस पे काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, सिमुलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो कि एप्पल के जो VR सेट्स आए हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करते हैं। बिग डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करके फिर डेटा की मदद से जो मशीन लर्निंग का जो काम होता है वो बिग डेटा के अंदर में ही होता है। मशीन लर्निंग की आप किसी चीज़ का डेटा फीड करते रहो, मशीन फिर सीखती जाती है उस डेटा की मदद से। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हो गया, तो इंटरनेट की मदद से हेल्प करना मशीन्स की। नेक्स्ट, अब कंपनी के पास में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे है तो जो कंपनी लोगो यूज़ कर रही है वो आज के दिन कंपनी का खुद का नहीं है, बट स्टिल कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे बनाए हैं जो कि कंपनी के पास में उन चीज़ों की राइट्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने का, जो कि इन हाउस मेड सॉफ्टवेयर्स हैं, कंपनी द्वारा मेड है, जिनका कंपनी के पास में IP है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये है C4I सिस्टम। ये जो इंटीग्रेटेड जो कॉम्बैट सिस्टम की जिसके मैंने बात किया था, इस तरीके से ये चलता है पूरा सिस्टम। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है प्रोवाइड कर देती है कि किस तरीके से सोल्जर्स, टैंक्स, मोबाइल पोस्ट्स, मोटर्स, होविट्जर्स, फ्लाइट्स, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट, अब कंपनी की जो सेल हो रही है वो किस तरीके से हो रही है आज की अगर आज के दिन बात करते हैं तो डोमेस्टिक सेल कुछ ज़्यादा खास आज के दिन कंपनी की हो नहीं रही है। पूरे अगर पिछले साल का अगर 2024 का डेटा उठाते हैं तो 31 मार्च तक का तो 10 करोड़ की सेल आई थी डोमेस्टिक इंडिया से, और 30 करोड़ की जो सेल आई थी वो आई थी ओवरसीज से, जो कि टोटल सेल्स का यहाँ पर 7% की जगह 25% होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरसीज, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरसीज ये कोई डेटा जो है ना यहाँ पर इन्होंने मिसमैच कर दिया। यही गलतियाँ हो जाती हैं जब ये जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि वो परसेंटेज को कहीं पे लिख देते हैं। ये 24.75% यहाँ आना चाहिए और ये 7.33% यहाँ आना चाहिए, बट ये
क्लरिकल मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो इसलिए 6 महीने का डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर 7% का जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक से है, बाकी बाहर से जो रेवेन्यू आया है वो 40% आया है, सॉरी 92% आया है। दैट मीन्स कि कंपनी का सेल बाहर से ज़्यादा हो रहा है, इंडिया से बहुत कम हो रहा है। और ये दिस इज़ नॉट ए पॉजिटिव पॉइंट, काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। क्यों, बात करते हैं आगे। अभी तक तो नेगेटिव है, बाकी फ्यूचर में पॉजिटिव हो जाए तो पता नहीं, हो सकता है पॉजिटिविटी आ जाए। आई एम, लेट्स सी। बाकी कंपनी के पास में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी वजह से कंपनी के पास में मोस्टली ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसमें 15 करोड़ का रेवेन्यू आया है। डिफेंस प्रोजेक्ट से कंपनी का यहाँ पर अगर बात करते हैं पिछले 6 महीनों के अंदर में, तो 15 करोड़ इंडिया से आया है, 15 करोड़ का रेवेन्यू डिफेंस प्रोजेक्ट लेड। ये जो डेटा है ये आई थिंक 2024 तक का डेटा है। एंड यहाँ पर डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑर्डर्स आए हैं, प्रोजेक्ट मिले हैं कंपनी को डिफेंस की तरफ से, वो प्रोजेक्ट से बाहर से ठीक ठाक मिले हैं 7 करोड़ रुपए का। और डिफेंस सर्विस बेस्ड जो ऑर्डर्स मिले हैं वो 17 करोड़ के मिले हैं बाहर से। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक एक ऑर्डर मिला है, प्रोजेक्ट बेस्ड एक ऑर्डर मिला हुआ है पिछले साल। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि कंपनी के पास में आज के दिन 65 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। नेक्स्ट, कंपनी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बहुत कम हैं आज के दिन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपनी के पास में। सो इंडिया की तरफ से अभी तक कंपनी को इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलना भी बंद, मतलब चालू नहीं हुए हैं, इतनी फेमस यहाँ पर नहीं हुई है। मे बी कंपनी इज़ नॉट जनरेटिंग व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, और मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजेंट नो अबाउट द कंपनी दैट मच। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी में कितना पैसा लगा हो। तो 110 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इसमें इसका आज के दिन। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है दैट इज़ अराउंड 85 करोड़ रुपीज़। उसके अलावा जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है उधारी का है। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है कंपनी में। यहाँ पर अब ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो दैट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो उधारी में ही पड़ा हुआ है, 75 करोड़ रुपीज़। सो ये अगर देखने को मिलता है तो 70% पैसा तो कंपनी का उधारी में ही पड़ा हुआ है। मतलब माल बिक गया है, बट पैसा मतलब सर्विस दे दी गई है, माल बिक चुका है, कंपनी को रेवेन्यू जनरेट कंपनी पर्ची फाड़ चुकी है, बट पैसा नहीं आ रहा है। दिस इज़ वेरी नेगेटिव इन दिस सेगमेंट, दिस पर्टिकुलर थिंग। और मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की गवर्नमेंट इतनी ढीली है, ये पता नहीं है कि बाहर की गवर्नमेंट्स उससे भी ज़्यादा ढीली है। मतलब दूसरे जो कंपनी के प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं इंडिया के बाहर के, वो भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ जनरेट होने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के इसी चीज़ को एक बार और से समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर 2023 के अंदर कंपनी का 8 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, फिर 41 करोड़ का हुआ, फिर 43 करोड़ का 6 महीने के अंदर में ही हो गया। तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बिफोर टैक्स जो निकाले, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट निकाले पीबीटी, दैट इज़ 12 करोड़, और यहाँ पर 9 करोड़ 6 महीने के अंदर में। बट द अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही, जैसे अभी 6 महीने के अंदर में 43 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करते हैं तो 41 करोड़ रुपीज़ के तो ट्रेड रिसीवेबल्स रह गई। तो जितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है उसका 80% के आसपास तो, सॉरी 75% के आसपास में तो ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि एक साइकिल बंदी रहनी चाहिए कि जैसे अभी काम किया तो 6 महीने बाद में जो जो आपने काम किया उसका पेमेंट आ जाएगा। बट पॉइंट ये है कि दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि जो पैसा है वो आ ही नहीं रहा है। चाहे कंपनी ने 2 साल पहले काम किया है, चाहे 1 साल पहले काम किया है, चाहे 6 महीने पहले काम किया है, कंपनी पर्ची पे पर्ची रेवेन्यू पे रेवेन्यू फाड़े जा रही है, बट पेमेंट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? अगर आप कंपनी के पिछले सालों के जितना भी सेल कंपनी ने किया है तो अगर उसको चेक करोगे, ऐड कर दो एक बार, तो लगभग 90 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, 90 करोड़ रुपए का काम किया है, टोटल काम किया। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट तो बाद की बात है। 90 करोड़ का टोटल काम किया, उसमें से कंपनी का जो पैसा आया है सो 75 करोड़ रुपए तो उसके अटके पड़े हुए हैं। सो 90 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए अगर अटक गए हैं तो कितना परसेंट? 90% के आसपास तो अटका पड़ा है, 80-90% के आसपास में। तो दिस इज़ वेरी नेगेटिव कि कंपनी काम कर रही है, खर्चा कंपनी उठा रही है, बट जो सेल कर पा रही है उसका पैसा रिकवर नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द जो सेल कंपनी द्वारा दिखाया जा रहा है या फिर रियलिटी में हो रहा है, नोबडी नोज। सो वो जो चीज़ है वो बाहर से आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आ रही है। और अब यहाँ पे इसीलिए तो सवाल उठता है कि जब ऐसी हालत हो रखी है उसके अंदर में 40% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स का रह जाने वाला है कंपनी के अंदर में, बाकी सारा बेच चुके हैं। तो दैट इज अगेन नेगेटिव थिंग। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर देयर
अबाउट दिस कंपनी, जो कि एक सवाल खड़ा करते हैं कि कंपनी डिफेंस में है, दैट इज़ वेरी गुड, सेक्टर बहुत अच्छा है, इसका जो फ्यूचर का स्कोप है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें डिफेंस के अंदर में जितना एआई का इन्वॉल्वमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट करके मशीन लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट करके जितना डेवलप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जितना हम डिफेंस की मदद कर सकते हैं, डिफेंस इज़ ऑलवेज ओपनिंग देयर यू नो शोल्डर्स कि आओ तुम, हमें बस तुम कुछ चीज़ ऐसी दो जो कि हमारे काम की हो। सो आई थिंक पिछले 5-6 साल के अंदर में कंपनी ऐसा कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रही है, और जो जो दे रही है रेवेन्यू, जिनको भी दे रही है, एक्चुअली दे रही कि नहीं दे रही पता नहीं, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तो अदरवाइज बता रहा है। सो आई थिंक कि कुछ तो यहाँ पर हमें, आई थिंक तो हमें थोड़ा इंतज़ार करके देखना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर में जो नए रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके अंदर में जो रिकवरी है ये हो रही है या नहीं हो रही है। ऑर्डर्स आ रहे हैं ठीक है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरे पास भी 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर पड़ा हुआ है, बट पैसा कहाँ है, राइट? तो दैट्स ऑल वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू वेट एंड सी कि अब क्या कर सकती है। बाकी अगर इस चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज कर भी देते हैं तो कंपनी के आज के दिन अगर प्रॉफिट्स को अगर ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि देना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी दूसरी कंपनियों को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे ये कमी नज़र आ रही है, बट उसके अलावा अगर हम प्रॉफिट्स को अगर देख लेते हैं, कागज़ों में जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है उसके हिसाब से तो पिछले 6 महीने में 10 करोड़ का डेटा नेट प्रॉफिट दिखाया है, 10 करोड़ 6 महीने का और तो 20 करोड़। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो 380, सो यहाँ पे 19 का पी रेशियो निकल के आता है, 19 का पी रेशियो, जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में 19 का पी रेशियो होना एक बहुत बड़ी बात होती है, कंपनियां छोड़ती नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पारस डिफेंस नाम से एक कंपनी जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, उसका पी रेशियो 93 का है। दैट मीन्स कि ये कुछ ज़्यादा खास कमाई कर नहीं रही है, फिर भी इसको वैल्यू मिली हुई है। बट अब पॉइंट ये है कि इस कंपनी को क्या वैल्यू मिल सकती है? मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? बिकॉज म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है डिफेंस के नाम के ऊपर में कि म्यूचुअल फंड वालों को शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छी कंपनियां नहीं मिली जहाँ वो पैसा को रख सकें। सो इसके अंदर में भी पैसा रख सकती हैं अगर म्यूचुअल फंड वाले इसको कुछ करना चाहें तो, बट कंपनी आज के दिन मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड वाले इतने वो होंगे, इतने जल्दबाजी करेंगे। आई थिंक दे वुड सी दी डेटा मोर क्लोजली। बाकी मैनिपुलेट भी हो सकता है स्टॉक डिफेंस के नाम पे, डेफिनेटली, सो बच के रहना सही रहेगा। बाकी हमें थोड़ा सा और डेटा मिल जाए, जो आगे मतलब जो रिजल्ट्स जारी होने वाले हैं उनको हमें एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद में हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अच्छा फाइनली, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर में, नहीं, एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपने हिसाब से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और उसके बाद में ही डिसीजन लें। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।